दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं हम, जो लगता है कि बहुत सांप्रत है, बहुत रिलेवेंट है और उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो हैं वो विटनेस हैं, आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह से एक ऐसा विचार जो कि बहुत ही हिंसक है, नफ़रत से बरोबर मतलब बरोबर छलोछल भरा हुआ एक ऐसा विचार जो जातियों को बाँटता है, कौम को बाँटता है और हर एक को दूसरे से लड़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऐसा विचार। वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की ओर से बिल्कुल जो है मतलब कि उसको स्प्रेड कर दिया गया है पूरे देश में और उसके जो खराब जो परिणाम है, जो उसका फल है, वो हम सब लोग जो है उसने भुगतना हमने शुरू कर दिया है। बात संसद तक पहुँच चुकी है। जिस तरह से वो एक फर्जी धक्का-मुक्की क्रिएट की जाई वो क्रिएट करने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है उस विचारधारा से जो कि फांसीवादी है, जो कि नफ़रत की है और इन सब चीज़ों के पीछे मूल विचार जो इनका है वो समझ में आता है वो ये है कि इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से बड़े प्यार से याद करते हैं आज भी, उनका जीवन, उनकी उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनका संदेश, उनकी विचारधारा, हर चीज़ में वहाँ से कैसे वो गांधी विचार को और गांधी की फ़िलसफ़ी को हटाया जाए, कैसे इस देश को गांधी विचार से बिल्कुल एक तरह से हाइजैक कर लिया जाए, वो एक कोशिश लगातार हो रही है। और उसी सिलसिले का एक परिणाम ये है दोस्तों कि गुजरात में ये खबर आपके लिए नई है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। गुजरात में महात्मा गांधी के द्वारा एक बहुत बहुत ही बढ़िया शिक्षा संस्थान का की उसकी नींव रखी गई थी। 1920 की बात है जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। 1920 में ये हुआ था। उस संस्थान का नाम आज जो जाना जाता है वो है गुजरात विद्यापीठ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस समय जब उसकी स्थापना हुई थी तो वो राष्ट्रीय विद्यापीठ शायद थी। लेकिन फिर वो गुजरात विद्यापीठ में तब्दील हुई और उसके बाद वो विद्यापीठ जो है उसने बुनियादी शिक्षा से लेके हर तरह के जो गांधी के विचार थे, जो कि उन बच्चों में संजोने की कोशिश की, सालों-सालों तक की और वो एक तरह से गांधी विचार का एक कुछ जो है ना संस्थाएँ देश में, जो एक तरह से एपिटोम ऑफ गांधीयन फिलॉसफी है, तो वो संस्था भी जो है वो उस तरह से जानी जाती थी। उस संस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके जो अभी वो हर्षद पटेल साहब हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। ठीक है। तो अब जबकि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं संघ के स्थापना के, तब अहमदाबाद में मैदान और बड़ी-बड़ी जगह तो हज़ारों, सैकड़ों की तादाद में है, जहाँ जाए कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन उसी विद्यापीठ में वो 100 साल की जो उनको जश्न मनाना है, उसका कार्यक्रम जो है उसको आयोजित किया गया है। उसके लिए एक निमंत्रण पत्रिका जो है, आमंत्रण पत्रिका वो भी जो है वो सर्कुलेट की गई है। मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। इन सब बातों, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने गांधी विद्यापीठ के जो संचालक रहे, उस पद को लेकर मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि उसको उपकुलपति कहें या कुलपति कहें। मैं उन्हीं को जोड़ लेता हूँ सुदर्शन नायगर जी, क्योंकि वही जो है वो हमको करेक्ट भी करेंगे, हमको ठीक से बताएँगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे पहली बार इस तरह धन्यवाद। से जी। धन्यवाद। तो एक तो सर आप क्या रहे, उपकुलपति रहे या कुलपति रहे? हाँ, मैं बता दूं। विद्यापीठ की, गुजरात विद्यापीठ की परंपरा जो है वो उसमें ये तो जब से गुजरात विद्यापीठ को 1964 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मान्यता मिली, तब से ये सारी पदवियां आई। वरना तो गुजरात विद्यापीठ का संचालन जो है, गुजरात विद्यापीठ मंडल, जिस मंडल के सदस्य होते थे अलग अलग जगहों से, मतलब पुराने गांधी कार्यकर, विचारक, ये सब रहे। और गुजरात विद्यापीठ के संचालन मंडल के जो प्रमुख होते थे, जो चेयर करते थे मंडल को,
वो पदवी जो है वो कुल नायक कहलाती थी, और वो उस तरह से विद्यापीठ कुल के नायक भी थे। और इस कुल नायक की पदवी पर जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। जी। मतलब उस परंपरा में अगर देखा जाए तो कृपलानी जी रहे, अच्छा हमारे साहित्यकार बहुत अच्छे काका साहेब कालेलकर रहे, और उसके बाद सरदार पटेल रहे, मोरारजी भाई रहे, और जो मंडल के सभ्य कभी नहीं थे और बहुत ऐसे कक्षा के लोग थे, जैसे वो उसके कुलपति हुए, और पहले कुलपति, आजीवन कुलपति महात्मा गांधी खुद थे, जो 1920 से 1948 तक जीवन भर उनके कुलपति रहे, इसीलिए कुलपति और कुलनायक ही हुआ। बाद में जब यूजीसी की मान्यता प्राप्त हो गई, तो फिर वो तो हर जगह हर विश्वविद्यालय में उपकुलपति वाइस चांसलर होते थे। वाइस चांसलर। जी। हाँ, वो ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि ये वाइस चांसलर कुछ छोटी पदवी है, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को सेल्फ प्रमोशन करके कुलपति बना दिया और कुलपति को कुलाधिपति बना दिया। तो ये सब कंफ्यूजन छोड़ दीजिए। विद्यापीठ की परंपरा में कुलनायक जो है वो फिर यूजीसी की बराबरी के सिलसिले में वाइस चांसलर के बराबर हो गए। उसे उपकुलपति कहें, कुलपति कहें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आजकल की भाषा में वो वाइस चांसलर या कुलपति होते हैं। पर विद्यापीठ के जो कुलपति हैं वो कुलाधिपति ही थे, और ऐसे ही लोग थे जो मंडल के सदस्य नहीं होते थे। मतलब आपने गांधी कितने कभी साल गुजरात विद्यापीठ मंडल के सदस्य नहीं रहे। नहीं रहे? आपने कितने साल जो है उस पद पर सेवा की? मैं अगस्त 2005 से दिसंबर 2014 तक उस पद पर था। अब आपसे सर समझना ये है, आपने कहा कि सर मत क्या कीजिए, अब हमारी आदत हो गई, हम सबको मान के लिए सर बता देते हैं, थोड़ी देर लगेगी हमारी आदत को सुधरने में, तो माफ कीजिएगा। सुदर्शन जी के बारे में जो गुजरात के बाहर के हमारे दर्शक हैं, हिंदी भाषी दर्शक, उनको थोड़ा बता दें। ये बहुत इनकी आज भी जो है कॉलम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी वो बहुत अच्छा स्तंभ लिखते हैं गुजरात समाचार में। उनका नियमित जो है, शायद वो वीकली है सुदर्शन जी, है ना? आपका जो नहीं, स्तंभ है कॉलम, मैंने कभी कभी लिखा है, नहीं कभी कभी लिखा है मैं वैसे। मैंने तो उस समय था, मैं तो काफी लगातार मतलब हाँ, नियमित नहीं पढ़ता था। आप पढ़ते, सही बात है, नहीं नहीं आपने पढ़ा है, पर मैं कोई नियमित कॉलम नहीं लिखता हूँ। अभी भी लिखता हूँ, बिलियन प्रेस के लिए कॉलम लिखता हूँ, पर वो भी इरेग्युलर है, क्योंकि मुझे जब लगता है किसी मुद्दे पर लिखना है तब मैं जी, लिखता हूँ। जी बिल्कुल। तो एक जो हमारे यहाँ, अब इस शब्द का इस्तेमाल भी जो है आजकल लोग मजाक में करते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े गंभीर रूप से कह रहा हूँ। जो कुछ प्रबुद्ध लोग बचे हैं, इनमें से एक है ना? तो जो चिंता करते हैं समाज की, सामाजिक धाराओं की, हो रहे बदलाव में क्या सही है, क्या गलत है, और वहां फिर उंगली उठाकर उसको चिन्हित करने की जिम्मेदारी जो इस राज्य में कुछ लोगों के पास या कुछ लोगों ने अपने आप स्वयं ले ली है, वो पीड़ा वो अयंगर जी करते हैं। मैं आपसे अब जो है मुद्दे पे आना चाहता हूँ सर, वो ये है कि गुजरात विद्यापीठ पर, एक तो पहले गुजरात विद्यापीठ की एक जो परंपरा है उस पर आप बता दें, अगर वो क्यों शुरू हुई? छोटे में मैं आपको बता दूं, जी। 1920 में जब इसकी स्थापना हुई, ये निर्णय था, ये गुजरात की महासभा में निर्णय हुआ था। और आपने जब शुरुआत में कहा कि आरंभ में राष्ट्रीय विद्यापीठ थी, इस राष्ट्र कल्पना को दें, तो वो राष्ट्र की कल्पना ऐसी थी, इसमें गांधी की जो राष्ट्र की कल्पना है वो जहां वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते थे, हिंदुस्तान में रहने वाले के जो एक जनमानस के साथ एक जनतंत्र लोकतंत्र वो उनके लिए राष्ट्र है। और उस राष्ट्र की एक भावना भी जरूर होगी, पर उस राष्ट्र की भावना के पीछे सुदर्शन जी, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई इश्यू लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज काफी ब्रेक होके आ रही है और आपका जो वीडियो है वो एकदम फ्रीज है। तो अगर वो देखिए, अगर कनेक्शन ठीक हो तो मतलब आपकी बात और आपकी वाणी और आपका जो वीडियो है वो ठीक से लोगों तक पहुंच पाएगा। तो नेट में कुछ इश्यू है मेरे ख्याल से।
आपको आ रही मेरी आवाज सुदर्शन जी? सुदर्शन जी मेरे ख्याल से नेट के इशू के साथ जो है वो वहाँ परेशान है। मैं वो वापस जुड़ेंगे शायद, तो उससे पहले मैं आपको जब आए वापस तब तक मैं आपको बता दूँ कि स्थिति क्या है। मैं आपको एक वो दिखाना चाहता हूँ। एक एक निमंत्रण पत्रिका है। मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कुछ ये है, गुजराती में है, लेकिन उसका जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है? स्नेहु स्नेही बंधु या तो भगिनी, सस्नेह नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अविरत राष्ट्र कार्य की ये साधना अब आने वाले साल में शताब्दी वर्ष में उसने प्रवेश कर लिया है, ठीक है? तब वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय संक्रांति के इस निर्णायक समय में सज्जन शक्ति सक्रियता अनिवार्य है। गत 4-5 वर्षों में समाज ने अनेक प्रकार के कष्ट को सहन किया है, परंतु समाज की सज्जन शक्ति के सहयोग से इन सभी कष्टों का निवारण लाने में भी सफलता मिली है, जैसे कि कोरोना महामारी, वो जो तूफान आए थे बहुत सारे, वो बाढ़ और अन्य जितनी भी आफतें आई और आकस्मिक घटनाएं जो हैं वो घटी, वो सब जो है समाज का साथ निभाते हुए सबने एक दूसरे का साथ निभाया और उसका निवारण हुआ। पूरे विश्व में जहां भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति पर आघात हुआ है, उस जगह पे वहां की सज्जन शक्ति ने एकत्रित होकर उसका प्रत्याघात दिया हुआ है और आज ये शक्ति संगठित स्वरूप में देखने को मिल रही है। समाज परिवर्तन की दिशा में एक और स्टेप आगे लेने की आवश्यकता है। आज भी देश में आंतरिक समस्याएं बहुत सारी हैं। उसके निवारण के लिए पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी जीवन शैली की आवश्यकता है। उस इस हेतु से सज्जन शक्ति संगम कार्यक्रम जो कि हमने उन लोगों ने बनाया हुआ है, वहां पे आप सबको आमंत्रण है और इसकी भी डिटेल दी हुई है कि कहाँ है। तो तारीख 22 है इस दिसंबर की, है ना? समय सुबह 9 से 12 है। स्थान जो है वो गुजरात विद्यापीठ है और आश्रम रोड इसका वो एड्रेस है। और फिर वक्ता है, सब वक्ता के नाम लिखे हैं। भानुभाई चौहान गुजरात प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य हैं और तंत्री हैं साधना मैगजीन के। और अतिथि जो है उसमें वो कीर्ति कुमार पटेल है, जो कि डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। इनकी वो है, क्या कहते हैं कि हैसियत है, उस हैसियत से वो आएंगे। और फिर एक महादेव का मंदिर है, पिपलेश्वर महादेव सेवा मंडल ट्रस्ट, उसके भी वो अध्यक्ष हैं और भाग संचालक हैं संघ के हर्ष शाह, जो कि एक समय मीडिया के साथी रह चुके हैं। वो संघ में पूरी तरह से कार्यरत है। तो इन्होंने ये सब जो चीज है वो की है। अब सवाल ये है कि ये सब करने के लिए सज्जन शक्ति संगम कार्यक्रम विद्यापीठ में ही किया जा रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हम अगर सुदर्शन जी अगर जुड़ पाए, तो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं उनको वापस आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार आ जाए हमारे साथ, ताकि हम समझ पाए कि ये यहाँ पे क्यों हो रहा है। पर मेरे ख्याल से वो अभी भी जो है वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो अगर वो जुड़ पाते तो हम इस बात को आगे लेके चलते। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर एक बार और जो है वो जुड़ जाए तो बात जो है हम सिलसिला उसका आगे हम चला सकें। तो सुदर्शन जी वापस जुड़ चुके हैं, उनका थोड़ा नेट का इश्यू है जहाँ पे वो है। तो मैंने सुदर्शन जी एक आमंत्रण पत्रिका दिखाई, पर मैं उससे पहले, क्योंकि उस समय आपका नेट ठीक नहीं था, तो आप विद्यापीठ के बारे में जो बता रहे थे वो अगर फिर से एक बार बता। मैं वो बात आगे चला हूँ, बात कट गई और तकनीकी खामी हर जगह जो होती है यहाँ भी हुई। तो विद्यापीठ जो है, जो गांधी जी का एक समझना पड़ेगा कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो राजनीति में, देश की राजनीति में आया और राजनीति में आने के 5 साल बाद 1915 में आया और 1920 में ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि नया राष्ट्र का निर्माण करना है और गांधी का राष्ट्र जो है वो अहिंसा समाज होगा, अहिंसक समाज होगा। और उस अहिंसक समाज के लिए जहां संघर्ष की भी भूमिका है और वो संघर्ष सत्याग्रह से होगा और सत्याग्रह संपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक होगा और उसकी तालीम होगी और ये तालीम सरल नहीं है
और उस तालीम के लिए ही शिक्षा एक माध्यम है। समाज नवरचना, समाज परिवर्तन के लिए माध्यम शिक्षा ही है। गांधी ये समझ रहे थे और बड़ी दूर की उनकी दृष्टि थी, दूरदृष्टा थे। इसीलिए उन्होंने किया। दूसरी बात, संघर्ष हमेशा जारी नहीं रहता। ये संघर्ष संघर्ष करने के लिए नहीं होता, ये संघर्ष के बाद रचना भी होती है। तो रचना और संघर्ष दोनों साथ में चलने चाहिए। इसीलिए गांधी का एक दूसरा पक्ष है रचनात्मक कार्य। गांधी की है ही मुख्य तीन देन इस दुनिया को। एक सत्याग्रह, जो एक बिल्कुल नई बात थी, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया था, वो कि सत्य के आधार पर अहिंसक लड़ाई लड़ करके अपने सच को दूसरे को दिखाना। ये एक बात उनकी थी। जहां सत्याग्रह शब्द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है, उसी तरह से है। और दूसरा रचनात्मक कार्य, नए समाज के निर्माण के लिए रचनात्मक कार्य, जिससे अहिंसक समाज की रचना हो। और तीसरा, व्यक्ति को, सत्याग्रही और रचनात्मक कार्यकरों को निरंतर अपनी खुद की आंतरिक प्रगति करनी है, जिसको उन्होंने कहा कि मैं 11 व्रत दे रहा हूं और उन व्रतों के पालन करते हुए अपने आप को निरंतर सुधार करते हुए तुम्हें रचना और संघर्ष में हिस्सा लेना है। ये नए देश का नागरिक था। तो ये उसके निर्माण के लिए ये विद्यापीठ हुई। और क्या दूरदृष्टि! आरंभ जो है वो, आज की भाषा में कहूं तो केजी से पीजी, शालाओं से शुरू करके आप पोस्ट ग्रेजुएट का अभ्यास और उसके बाद रिसर्च का अभ्यास भी जहां कर पाए, ऐसी विद्यापीठ, ऐसी दूरदृष्टि रख के शुरू करने वाले मूल्यनिष्ठ, कार्यनिष्ठ, सक्षम और ईमानदार संचालक, शिक्षक और विद्यार्थी, ये विद्यापीठ की नींव है, नींव के पत्थर हैं, नींव के मूल्य हैं। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो ये उनकी स्थापना का वो था। ये प्रथा जब तक 48 तक रहे, अरे वो भी जमाना ऐसा ही था, नहीं आते थे विद्यार्थी, तो एक दिन गांधी जी ने कह दिया, कोई बात नहीं, अगर विद्यार्थी नहीं आते हैं तो आखिर बंदर तो आते हैं, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, लगेगा मजाक। पर कहने की बात ये थी कि मैं अपनी इस मूल्यों में कभी समाधान नहीं करूंगा। ये मुख्य बात थी। ये है इसका फाउंडेशन। 48 तक विद्यापीठ चली, 47 तक तो बापू 48 तक थे। उसके बाद 64 में यूजीसी ने सामने से कहा, राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट में था कि संस्थाएं कुछ ऐसी अच्छी हैं शिक्षा की, जिसको सरकार अगर मान्यता देगी तो सरकार धन्य होगी। नोट अभी यहाँ कर लिया जाए कि मुरारजी भाई ने चिट्ठी लिखी, उस समय श्रीमाली जी जो हैं राजस्थान के, वो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा, देखो भाई, मान्यता दो, ग्रांट दो, सब करो, पर विद्यापीठ अपने ध्येय से कभी च्युत होने वाला नहीं है। मुरारजी भाई का मानना था कि ऐसा हम कर पाएंगे। दुर्भाग्य उनकी सोच का और दुर्भाग्य संस्था का। एक बार आप सरकारी अनुदान, ग्रांट लेना शुरू करते हैं तो उसके बाद जो है आपकी जो, जिसको हम स्वायत्तता कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं, वो रहती नहीं है, अलग अलग तरीकों से जाती है। तो ये, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, आप पूछिए आगे। जी बिल्कुल। अब ये संस्था, संस्था जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया, ये संस्था आप का जिम्मा था उसको संभालने का 2004 से 2015 तक। नरेंद्र मोदी साहब उस समय जो है गुजरात की गद्दी के पर बैठ चुके थे, काबिज हो चुके थे, है ना। तो हालांकि ये यूजीसी से एफिलिएटेड है, तब तो यूपीए की सरकार थी केंद्र में। मैं आपके साथ कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये समझना जरूर चाहता हूं कि उस दौरान, क्योंकि मैंने जो देखा बतौर पत्रकार, एक पत्रकार के नाते जो मैंने देखा, 2001 से देखा, केशुभाई के समय में ये मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन 2001 में जब मोदी साहब गुजरात की गद्दी पे बैठे, उसके बाद विधिवत रूप से, मैंने उस समय लिखा भी था, मैं भास्कर में था तो कुछ स्टोरीज भी मैंने की थी, जो भी गांधीयन फिलोसफी को प्रमोट करने वाली और उसी राह पर चलने वाली जो संस्थाएं थी, गुजरात में बहुत सारी थी, जो काफी पुरानी थी, विद्यापीठ उसमें से एक है। मैंने गांधी आश्रम के साथ होते हुए को जो बर्ताव को देखा, मैं ये समझना चाहता हूं कि मैंने तो ये देखा, मैंने रिपोर्ट भी किया था कि उसको सिस्टमेटिकली जो है उसको कर्ब किया जाए, उस पर कंट्रोल लिया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए और उस पर कैसे कब्जा किया जाए। ये पूरा एक
पूरी सोच जो है वो मोदी साहब की थी। आप जब थे, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली यूजीसी से एफिलिएटेड थे, लेकिन आपने क्या ऐसा कुछ महसूस किया कि विद्यापीठ खरती है, अखरती है ना? मतलब क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम विद्यापीठ में होते थे, जो लिबरल, जो जिनको लिबरल कहा जाए, मैंने बहुत सारे कवर भी किए हैं। ऐसे बहुत सारे लिबरल जिनको आज अब ये लोग अर्बन नक्सल कहते हैं इस तरह के लोग भी आते थे, देश भर से आते थे, सेमिनार होते थे, बातचीत होती थी। तो क्या आपने कोई ऐसा आपका अनुभव रहा कि आपको लगे कि सफोकेट करने की, दबाने की कुछ कोशिश की जा रही है आपके कार्यकाल के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि इसको थोड़ा सा एक और परिप्रेक्ष्य में आपके साथ मैं साझा कर लूं, और ताकि हमारे दर्शक भी ये समझ लें। ये पूरा जो काल है ना, जो हमारे जिसको हम कहते हैं 1990 के बाद मार्केटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वो एलपीजी वाला जो मामला है, उसमें जो है वो सारे बाजारीकरण के चलते राजनीतिक परिवर्तन और उसके साथ नौकरशाही के परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनमें सबको कहा गया कि आप अपना अपना देख लीजिए, सरकारी ग्रांट वगैरह पर आधार न रखिए, वगैरह वगैरह शुरू हुआ। पर बात समझ लेने लायक ये है कि विद्यापीठ जो है, एक तरह से जो पहले कुछ बंद सा था, वो ऐसा हो सकता है। मैंने इसके बारे में बहुत, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब इतना उस समय इतना कॉन्शियस था इस बारे में, पर मेरी जो अपनी समझ थी उस हिसाब से जो भी चर्चा, वाद विवाद, जो खुलापन चाहिए एक लोकतंत्र में, जो जिसको मैं कहता हूं कि जन समाज का एक स्पेस या अपनी जगह जो है वो बनी रहे, ताकि राज्य हो, बाजार हो, संस्थाएं हो, उनके सामने कहीं सवाल जो है वो एक नागरिक स्तर पर, नागरिक समाज के स्तर पर वो उठने चाहिए। और विद्यापीठ को मैं एक ऐसी संस्था पहले से ही समझता बूझता आया हूं, जैसे गांधी विचार। तो मैंने बिना किसी अपने बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस के, ये शुरू थी प्रक्रिया। और इसमें कोई अड़चन, गुजरात में जब थे हमारे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उनसे कोई ऐसा विधान उपस्थित हुआ वैसा नहीं है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि गांधीनगर में हुए एक इंटरनेशनल सेमिनार जो का जब आयोजन हुआ था, तब उन्होंने ही मंच से, अध्यक्ष स्थान पर थे, मंच से उन्होंने कहा था कि अगर कोई शिक्षा का आपको देखना है कि शिक्षा कैसे दी जाती है, तो आप लोग आइए गुजरात विद्यापीठ की मुलाकात लीजिए और देखिए कि सही शिक्षा कैसे दी जाती है। और मंच पर से जब नीचे आए तो उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि मैंने ठीक कहा ना? मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षा, बहुत सही बात की आपने। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं इस बात को समझ लें कि ये कब, जी। कैसे, क्या परिवर्तन विचारों में हो रहे हैं, उसको समझने से पहले मेरी जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि गांधी सबके लिए अनिवार्य है। हमारे देश की पहचान, हमारे हमारे देश का गौरव, और हमारे देश को प्रस्तुत करने का सबसे मजबूत तरीका दुनिया के सामने, वो गांधी विचार और गांधी जी खुद हैं। गांधी विचार, गांधी जीवन, दोनों ही दुनिया के लिए एक नमूना है, एक आदर्श नमूना है। उनसे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो तरीका क्या है कि अब, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये बात 2014 से कोई कब्जा लेने की बात हुई नहीं, मैं 19 में था, 14 तक तो। परंतु मैं बताऊं कि नौकरशाही हावी हो चुकी थी, एक अलग नौकरशाही, हाँ। तरीके से। हाँ, नौकरशाही हावी हो चुकी थी, हमको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आंतरिक तौर पर विद्यापीठ का जो वातावरण है, खास करके शिक्षकों, सेवकों का, सब एक सरकारी मानस में थे। विद्यापीठ में तो कभी सरकारी पे स्केल देने की, वेतनमान देने की कोई बात नहीं होती थी। जी। पर जब से एक के बाद एक चीजें आती गई,
उस तरह से हिंद स्वराज में गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं ले लिया, हम लोगों ने ही अंग्रेजों को भारत प्रस्तुत कर दिया है। तो एक तरीके से दर्शक ये समझ लें कि जिसको कहा जाए कि अपने तत्व में जो कमी आई, तात्विक व्यवहार में जो कमी आई, जिसको मैं कह रहा था कि जो एकादश व्रत के पालन की जो बात थी, गांधी जीने से आता है, गांधी सिर्फ विचार से नहीं आ सकता है। तो उस तरह का क्षरण जो है वो आरंभ हो चुका था। तो जैसे कहते हैं कि भाई मैदान तैयार है, आओ और ले लो, ये बात ज्यादा योग्य है, इसको मैं इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ सुदर्शन जी कि जैसे क्षरण शब्द का आपने बहुत सही इस्तेमाल किया कि वो झरना जो है वो जर्जरित होना, अंदर से खोखला होना शुरू हो चुका था। ऐसा हर बहुत सारी गांधीयन पुरानी संस्थाओं में ये देखने को मिला है देश में। जितने चाहे उतने नाम ले सकते हैं हम लोग कि, तो क्या ये भी मानना सही नहीं होगा कि गांधी विचारधारा पर शुरू हुई और दशकों तक चली और अच्छा काम कर चुकी, मतलब मैं कर चुकी कहता हूं, कर चुकी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं धीरे धीरे जो है वो 90 के दशक के बाद उसमें खोखलापन आना शुरू हो गया, रूढ़ होते गए, मतलब जड़ होते गए, या तो सरकारी ढांचे में ढलते गए, तो गांधी विचार एक और चला गया और व्यक्ति या जो कुछ सरकारी नौकरशाही वाला मामला है वो हावी होता गया। क्या ये लगता है कि ये आकलन सच है? हाँ, ये दोनों प्रकार के आकलन हैं। देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर पे और संस्था के तौर पे कुछ चीजें, देखिए क्या होता है कि परंपराएं कुछ बदलती नहीं है। जैसे कई जगहों पर संस्था में जरूर कमियां आई, क्षतियां हुई, पर कुछ लोगों ने संभालने की भी कोशिश की, हमने भी अपनी कोशिश की। क्योंकि हमने कहा कि भाई खादी सिर्फ एक 20 मिनट कताई से खादी नहीं होगी, वो तो कर्मकांड हो गया। आप खादी पहनो, गांधी ने बाद में कहा था कि भाई मैं जानता हूं कि ये खादी को बनाना महंगा है और कतीन को कुछ मिलता नहीं है, बुनकर को भी शायद ज्यादा मिलता नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कांते सो पहने, पहने सो कांते। तो हमने कहा बच्चों से और लोगों से कि भाई चलो अंबर चरखा पे बैठो, तुमको खादी महंगी लगती है खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, तो तुम लोग कांतना शुरू कर दो, अपनी खादी खुद पैदा कर लो। 1 घंटा रोज अंबर पे कातोगे तो तुम्हारे साल भर में तो तुम्हारे को 50 मीटर कपड़ा मिल सकता है भाई। तो ये समझ पैदा करना कि गांधी को जीना, ये तो सिर्फ एक रचनात्मक काम हुआ। उसी तरह मूल्य की बात थी। सो ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है वो एकदम ऐसी ही क्षति हुई और क्षरण हुआ, ये भी हुआ, परंतु बहुतांश अगर आप देखेंगे तो ये बात सही है कि हम लोग अपने में ही अपनी कमजोरियों को समझते हुए उसको समझ करके ठीक करने के दिशा में हम लोग नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कभी भी सत्ता के हासिल होने पर ऐसी ऐसी संस्थाओं को उसके मूल में लाने के प्रयास की जगह, जो अब मैं खतरे की ओर आपको इंगित कर रहा हूं कि खतरा क्या है। आप क्या कर रहे हैं, आप आज दावा यही करेंगे कि देखिए तो सही क्या विषय पसंद किया आपने, जो पत्रिका दिखाई बहुत काम की पत्रिका है, उसमें तीन मूल्य तो ऐसे हैं कि वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, जीवन शैली की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। अब ये और वो कह रहे हैं कि क्या आपको इसमें गांधी दिखता नहीं है? तो ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि इसमें गांधी नहीं दिखता है, पर इसमें जो आप जो निकालते हैं और वहां से आपके मूल ध्येय पर तो आप जाइए कि आप ये कह रहे हैं कि हम गांधी का ही काम इन संस्थाओं में करेंगे, पर गांधी के काम का जो हार्द है, जो उसका मूल्य है, जो उसका तत्व है, जो एक अहिंसा समाज की रचना है, जिसमें राष्ट्र की परिकल्पना आपकी राष्ट्र की परिकल्पना से बिल्कुल अलग है, इसी मुद्दे पर अलग है, और जहां धर्म का प्रामुख्य नहीं है, जहां पर नागरिकत्व का प्रामुख्य है, प्रमुख मूल्य नागरिक होने का है,
तो इसको आप हटा करके अगर ये सारी बातें भी करेंगे तो उससे आप गांधी विचार वाले नहीं हो सकते। पर खेल यही है कि ये बता देना कि गांधी में और इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब कुल मिलाकर के एक है। उसमें होता ये है कि धीरे 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 नई पीढ़ी के जनमानस में ये स्थापित हो जाएगा। कल को शायद ये भी हो जाए कि अच्छा तो गांधी जी ने ही 1925 में इसकी स्थापना की थी, ऐसा कहने वाले भी शायद आ जाएं। इस खतरे को समझना है। और ये एक तरह से एक बड़ी अपने आप में क्या कहा जाए कि बहुत बड़ा खेल है एक। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि समाज सतर्क हो। सिर्फ मुझे कोई जैसे गांधी ने हमेशा कहा है, मैं उस बड़े तहे दिल से मानता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षा विद्यापीठ में होती है। वो जानते हैं कि विद्यापीठ वाली शिक्षा सही शिक्षा है, जहां हार्ट, हैंड और हेड तीनों को शिक्षा मिल रही है। हृदय, हाथ और दिमाग तीनों की शिक्षा है, वो नई तालीम है। समझ रहे हैं, ये नहीं है कि समझ नहीं रहे। सवाल सिर्फ इतना है कि आप सारे गांधी विचार को कहीं और ढाल मत दीजिए। उसकी अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता को स्वीकार कर, जो आप मता भिन्नता हो सकती है। गांधी जी तो उस समय भी सुभाष बाबू अलग हुए, भगत सिंह अलग थे। भाई विचार भिन्नता और आपकी कार्यशैली आप रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं? पर जो मूल है उस मूल को तो जरा रहने दीजिए, और जनता ही तय करती है, करने दीजिए। आज आपके पक्ष में है, कल कहीं और विचार पर। हमको तो हमारा काम पक्षीय राजनीति तो है नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि भाई देखो, गांधी का संदेश सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए नहीं है। गांधी का संदेश तो पूरी मानवता के लिए है। आज सस्टेनेबिलिटी, सारी दुनिया के जितने स्कॉलर लगे हुए हैं सब गांधी को कह रहे हैं कि गांधीयन थिंकिंग इज फॉर सस्टेनेबल सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशी। सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन सब की बात में गांधी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बात अब समझ में आ रही। तो हम लोग बाजार की मर्यादाओं से और राज्य की मर्यादाओं से, दो चीजों की मर्यादाओं के बारे में गांधी बात करता है, जिस जो बच्चों को हमेशा समझाते हैं, समझाना चाहिए, नई पीढ़ी को भी समझाना चाहिए। सिर्फ शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, नागरिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। जो राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के और बाजार के केंद्रीकरण के जो प्रश्न हैं, और ऐसे केंद्रीकृत बाजार और केंद्रीकृत राज्य सत्ता जो है, जब उनके बीच में गठजोड़ हो जाता है तो वो तो समाज को तबाह कर सकता है। और उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आज की बात नहीं है, गांधी उस समय से कह रहा है, वही बात हम कह रहे हैं। तो इस बात को कहने से कोई अंतिमवादी, नक्सलवादी कैसे हो सकता है? भाई बहुत सच बात है। अब आज जनता को नहीं समझ में आ रहा तो कल समझ में आ जाएगा। तो कम से कम इस विचार को तो प्रवाहित होने दें। उस विचार को आप रोक करके उसको आप विकृत मत करें। इतनी इतनी समझ तो मुझे लगता है एक नैतिक समझ है और होनी चाहिए। बिल्कुल। पर अब जैसे कि वो तो मैंने जैसे कहा, हर्षद पटेल हमारे अच्छे मित्र हैं। हर्षद पटेल जो अभी बैठे हैं वो वाइस चांसलर के पद पर विद्यापीठ में, उनको हम तो सालों से जानते हैं, क्योंकि हमने तो सालों से पॉलिटिक्स कवर किया। तो बीजेपी के बहुत कम लोग जो मृदुभाषी और उदंड नहीं होते हैं बातचीत में, उनमें से एक वो है। डॉक्टर हैं, मतलब पीएचडी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं तौर पे, पर है बेसिकली कूल तो वो है। वो वहां से जो उस कुल की बात करते हैं जो गॉडसे वाला कुल है, ठीक है, वहां से वो आते हैं। वहां कुछ लोग अच्छे हैं, उनमें से एक ये है, मैं इनको एक अच्छा सज्जन व्यक्ति मानता हूँ कुछ, लेकिन उनकी मर्यादा यही है कि उनको जो आदेश ऊपर से आएगा उस तरह से उनको विद्यापीठ का संचालन करना होगा। वो अपनी मर्जी से हर चीज नहीं कर पाते। वहां उस वो जो परंपरा है उस सोच वाली, वहां पे ये एक नियम है कि हर किसी को रोबो बन के, ज़ॉम्बी बन के काम करना पड़ता है। आप अपने मन से अगर कुछ करना चाहें तो वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब ये 100वें इनकी जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो अब ये इस तरह के प्रोग्राम, तो विद्यापीठ ही क्यों, मतलब कहीं और भी रख सकते थे नहीं, अगर वो तो करना। आपकी बात सही है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि राष्ट्रीय सेवक संघ और जो जो पक्ष भारतीय जनता
पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पक्ष अभी जो सत्ता में है केंद्र में, राज्यों में, उसके बारे में एक पहली समझ हम लोग ये समझ लें कि राष्ट्रीय सेवा संघ ने कभी ये नहीं कहा कि वो राजनीतिक पक्ष है। नहीं कहा, और नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग एक समाज सेवी संस्था हैं और हम एक नागरिक, जो मैंने बताया सिविल सोसाइटी स्पेस, नागरिक समाज की जगह से हम लोग काम करते हैं। और उनकी सेवा के बारे में मैं जरा भी कम अंकन नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं उन्होंने, करता, वो मुझे करते हैं याद है आजाद। 2001 में कच्छ के भूकंप के अंदर जो सेवा है, और ऐसी कई उदाहरण है। मैं तो क्योंकि कच्छ का हूँ, मूलतः वहां बड़ा हुआ हूँ बचपन में, तो मैं जब वहां था तो ये देखिए ऐसा है कि संस्था की अपनी मजबूतियां और अच्छाइयां हमेशा रही हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। जी, सवाल ये है कि क्या आपकी संस्था जो है वो अपने विचारधारा वाली पक्ष की सरकार के लिए क्या कुछ कर सकती है, वो भी मेरे लिए सवाल। मेरे लिए तो जी, सवाल इतना ही था कि जो राष्ट्रीय सेवक संघ एक नागरिक संस्था है, जी, उसकी विचारधारा, मूलतः विचारधारा जिसको कहा जाए कि जिसकी राजनैतिक आदर्श, जिनके जो गांधी विचार के आदर्श से भिन्न है, तात्विक तौर पर भिन्न है, जी, ऐसी संस्था को तो कम से कम समझना चाहिए कि जी, ये हमारा मैदान नहीं हो सकता। हम विद्यापीठ में क्यों करेंगे, क्योंकि हम उनसे सहमत नहीं हैं। तो अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि जी, क्या आप आज ये आम लोगों तक, इस देश के, दुनिया के नागरिकों तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जी, देखो हमारी शक्ति कितनी गजब है कि हम जिस पक्ष को समर्थन दे रहे हैं वो पक्ष सत्ता में, और सत्ता के आधार पर, नौकरशाही के आधार पर एक गांधी जी की संस्था पर हावी है, कब्जा लिए हुए है। वहां हम अपना कार्यक्रम करके ये अहंकार पूर्वक जता रहे हैं कि देखो कि हमारी कितनी ताकत है। अब ये ताकत बताने वाली बात ही हिंसक है। अच्छा जी, तो ये होता, वो ये कहते कि हम ये 100 साल का कार्यक्रम कर रहे हैं, नागरिक समाज में कर रहे हैं, तो किसी ऐसी ऐसी भूमि पर जहां कोई ऐसी संस्था न हो, जहां पर सभी लोग अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, वहां अहमदाबाद में तो ऐसी कई संस्था जगहें हैं, खुली हैं और ज्यादा हैं। तो ये, इससे क्या होता है कि आप संदेश दे रहे हैं और वो संदेश हमको लेना है, आप हमको बता रहे हैं कि देखो भाई, हम ये कर सकते हैं। तो ये जो ताकत, इसको गांधी जी ने इसीलिए हिंद स्वराज में कहा कि जो हिंसक बल हैं उनको उन्होंने इंग्लिश में लिखा ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स, पशु बल, और गुजराती में लिखा उन्होंने तो पशु बल लिखा है शब्द हिंद स्वराज में, और उसके सामने आत्मबल लिखा है, और आत्मबल को उन्होंने सत्य बल और प्रेम बल से जोड़ा है। तो भाई प्रेम कीजिए ना, हमारा प्रेम तो आपके प्रति कम नहीं हुआ है। आप जितनी सेवा करते हैं उसके लिए हमारा आपसे कोई प्रेम नहीं कम हुआ है, हमारी आपकी कोई भी अदावत नहीं है। हम तो कायल हैं इस बात के कि आप कैडराइज्ड होकर के कितना अच्छा सामाजिक काम कर सकते हैं, कीजिए। पर जो तात्विक भेद है वो भेद है भाई। अब ये तो हम समझ ले कि हम, मतलब हम इसमें हमारी मूल बात ये है कि ये देश जो है वो सभी का है, और इसी को हम ये कह लें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जब इकबाल ने लिखा तो वो समझ रहा था कि इस माटी पर कौन है और इस माटी पर रहने वाले कौन है। बताइए कोई ऐसा देश जहां पर इतने सारे धर्म हो, जहां 4 धर्म का जन्म खुद इसी धरती पर हुआ हो, और 4-8 धर्म और बाहर से आकर के यहाँ की माटी में लोगों में घुल मिल गए, और क्या प्रकट हुई है चीजें। ये देश कोई बहुत ताकतवर देश है भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको बचा लीजिए, इसको इसको मतलब इसको उस विभाजन में मत डालिए, ये प्रमुख है और ये दोयम है, ये प्रथम है और ये दोयम है, ये न करें। बस इतनी सी बात थी। और उससे जो घृणा होती है, घृणा पैदा होती, प्रेम बल पैदा नहीं हो रहा है।
आज वातावरण देख लीजिए आप, असर तो हम देख ही रहे हैं, कहीं प्रेम दिखाई दे रहा है। ये तो वही है कि सब जगह घृणा चल रही है। आप घृणा करते हैं, मैं आपसे ज्यादा घृणा करता हूं। ये मतलब ईंट का जवाब पत्थर जो है, उसकी कोई उपयोगिता कहीं कहीं है, ये हम नहीं मना कर सकते। गांधी जी ने जो है वो सरदार से कहा था उस समय कि भाई कश्मीर में अगर ऐसे लोग हमला कर रहे हैं तो भेजो सेना, भेजो, लड़ो। गांधी कोई कायर पुरुष थोड़ी था। पर जो मुद्दे की बात थी, मेरा मेरा मेरी दिशा क्या होनी चाहिए? मेरी दिशा तो प्रेम बल की ही दिशा होनी चाहिए ना। तो यही तो गांधी हमको समझा करके गया है, और आप उसमें नहीं मान रहे हैं। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आप जो पैदा कर रहे हैं वो घृणा है, और ये घृणा का वातावरण ही खतरनाक है। और इस वातावरण से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे कार्यक्रम और गांधी के विचार में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आपको तो स्वागत करना चाहिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो विद्यापीठ के प्रांगण में हो रहा है। ये नहीं हो सकता भाई, इससे तो हम असहमत रहेंगे, और बड़े शांति से प्रेम से ही आपको कहेंगे कि यहाँ आप गलत हैं। बिल्कुल। और बस यही कहना चाहते थे कि यहाँ आरएसएस को कहना चाहते हैं कि यहाँ आप गलत हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमने बातचीत की। ऐसे ही आपसे मैं चाहूंगा कि हम गांधीयन फिलोसफी पर जो है अलग अलग कुछ कार्यक्रम करते रहें, जरूर। क्योंकि वो जो है उसमें कुछ मेरे भी सवाल होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी कुछ हाँ, ऐसी जगह है जहाँ पे मैं खुद जो है कोशिश करता रहता हूँ जितना उनको पढ़ सकूं, उनके बारे में पढ़ सकूं, उनके विचार। बहुत सारी जगह पे मैं भी असहमत हूँ विद बिल्कुल ऑल। बिल्कुल असहमति होनी चाहिए भाई, अगर अगर नहीं हो तो तुम जवान नहीं हो। और विचारक नहीं हो। तो गांधी से कई लोग उसी के समय में असहमत थे, और गांधी हाँ के सर। बारे में मैं मेरी असहमति प्रकट कर दूं। मैं कहता हूं जी। कि आज बापू होते और मेरे आदिवासी इलाके में आते तो मैं कहता बापू ये तुम वेजिटेरियन वाला मामला बंद कर दो, मेरे लोग यहाँ बेचारे खाते जो थे वो बंद हो गए हैं, और उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है, माल न्यूट्रिशन में चल रहे हैं। उनको अपनी घर की मुर्गी पालने दो, अंडा खाने दो, चिकन खाने दो, ब्रॉयलर खा के बीमार पड़ रहे हैं। मैं उनको कह राइट। देता कि बापू न्यूट्रिशन पे आप गलत हैं, सॉरी, आप बाकी सब सही, पर इसमें तो मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं, मेरे लोगों को भाई जो उनका स्वाभाविक खाना है खाने दो, है ना। तो ये सहमति असहमति विचारों की, देखिए सबका अपने आप का देश काल परिस्थिति के अनुसार तंत्र में परिवर्तन होता ही रहता है, उसको स्वीकारना है। मूल बात थी तत्व की, तो तत्व पर करेंगे चर्चा। तात्विक भेद भी बिल्कुल। हो सकते हैं तो जरूर करेंगे भाई। ठीक है, वो करें, वो करते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी। सुदर्शन आयंगर, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, गांधी विचार पर उनका जो है बहुत सारा अध्ययन, विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे तकरीबन तकरीबन 10 साल तक, और उसी वो विद्यापीठ जिसको गांधी विचार का एक धारक और वाहक प्रमुख रूप से माना जाता है, उसी विद्यापीठ पर राइट विंग का कब्जा, और कब्जे के बाद फिर ये जताने की कोशिश करना अपनी ताकत के दम पर कि भले ही वो सावरकर और उनके और जो साथी हैं उनकी सोच या फिर उसमें गोडसे भी आ जाते हैं, भले ही वो उनको पूज्य मानते हो, लेकिन कार्यक्रम तो हम यही करेंगे जहाँ पे गांधी और गांधी विचार जो है वो हमेशा प्रभावी रहा हुआ है, ताकि अपनी एक, जैसे आयंगर साहब ने कहा कि एक वो संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास ताकत है, हम इसका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इस बात से हम सहमत नहीं है, हमने अपनी बात कह दी। आपकी बारी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये जो आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, क्या वहाँ विद्यापीठ में वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और आपको ये अगर परिचर्चा अगर अच्छी लगी हो, लाभप्रद हो आपके लिए, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो ये चैनल हम सबका है, मयूर जानी ऑफिशियल, और वो जो गुजरात रिपोर्ट गुजराती में है, वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ये भी कीजिए, और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।